आज हम करेंगे अपनी पंचांग की क्लास। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ राजन जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस बढ़िया से। सिंगला जी नमस्ते, सोनी जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। जो लोग वीडियो खोल सकते हो खोल लीजिए, जिससे पता चलता है कि कौन कौन बैठा है। विकास जी, वेरी गुड, नमस्कार। योगेंद्र कुमार जी नमस्कार। जगदीश जी, अब वीडियो खुला तो मालूम पड़ा ना कि कौन है जगदीश जी, कहाँ बैठे हैं। चेहरा दिखता है तो अच्छा लगता है। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय दे दूं। काफी लोग तो बैठे हैं जो जानते हैं मेरे विषय में, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए हैं। इन लोगों को मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं एस्ट्रो सुनील चोपड़ा हूँ। 25 वर्षों से जो है एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लाल किताब सीखी थी। लाल किताब के बाद वैदिक, केपी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और पंचांग, ये सारे जो हैं कोर्सेज में कराता रहता हूँ। मेरे कोर्सेज ये सारे चलते रहते हैं, सारे पढ़ाता हूँ मैं टाइम टू टाइम, और वर्कशॉप भी करता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 दिन में एक वर्कशॉप मेरी रहती है किसी न किसी सब्जेक्ट के ऊपर। अभी रिसेंटली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी की थी। और वर्कशॉप भी रहती है और कोर्सेज भी रहते हैं। तो ये था मेरा परिचय। तो आज हम पंचांग के ऊपर बातचीत करेंगे। इस पीरियड में जितना मैं आपको सिखा पाया, कोशिश करूंगा कि काफी कुछ मैं आपको पंचांग के बारे में सिखाऊं। क्योंकि पंचांग एक ऐसा विषय है कि हमारे पूरी लाइफ की सफलता और असफलता ये इसी के ऊपर डिपेंड होती है। ये हर आदमी को सीखना चाहिए। अब इससे क्या फायदे होते हैं? पंचांग से हमें पता चलता है कि समय कौन सा अच्छा है। क्योंकि हम अगर अपने कार्य शुभ समय देखकर करें तो हमारे कार्य सफल होंगे। जनरली क्या होता है, हम समय नहीं देखते हैं, और समय ना देखने की वजह से राहु काल होता है या कोई ऐसा काल होता है जिसकी वजह से हमारा कार्य जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता, या हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए पंचांग एक ऐसी चीज है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से बना रखी है कि हम उचित समय, शुभ समय देखें और उसको देख के हम अपने कार्य करें। ये हर व्यक्ति को जनरल सीखना चाहिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो या ना हो। और अपने परिवार को भी बताना चाहिए। पूर्व में क्या होता था, हमारे जो बुजुर्ग लोग, आपने देखा होगा, चंद्रमा देख के तिथियां बता देते थे कि आज ये तिथि है, आज ये अच्छी तिथि है, आज ये बुरी तिथि है। ये सारी गणना हमारे बुजुर्गों को पहले होती थी, और वो सारी चीजों का पूर्ण विवरण हमें देते रहते थे। अब चूंकि हम लोग काफी बिजी हो गए हैं अपने जॉब के अंदर, और पुरानी चीजों को नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमें ये जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं इनके बारे में एक बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चाहे हम एस्ट्रोलॉजी करें या ना करें, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस ज्ञान से क्या रहता है, हम अपने परिवार को एक अच्छे समय का, अच्छे दिन का विवरण बताते रहते हैं। आपने देखा ही होगा शादी ब्याह के अंदर तो आप बिना मुहूर्त के कभी विवाह करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शादी ब्याह एक ऐसी चीजें हैं जो कि लंबे समय तक चलने वाली है। आपका पूरा जीवन एक जीवन साथी के साथ में बीतने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति विवाह मुहूर्त जरूर निकलवाता है। अगर विवाह मुहूर्त निकालता है तो बाकी चीजों के भी मुहूर्त निकाल सकते हैं। ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा सीखने में कोई टिपिकल काम नहीं है जिसे कहें पंचांग को। अब चूंकि जिसको नहीं आता उसके लिए टिपिकल लगता है, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर ध्यान दे देंगे, सिंपल है, तो आप पंचांग को पढ़ भी सकेंगे। मार्केट में पंचांग मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज है उसको पढ़ना। कैसे पढ़ा जाता है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि पंचांग में कैसे चीजें देखी जाती हैं, कैसे उसको पढ़ा जाता है, और हम शुभ दिन कैसे निकालते हैं। पहले विस्तार से बताऊंगा, फिर शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे
जो है हर तिथियों का, किस तिथि को कौन सा कार्य करना है और किस तिथि को कौन सा कार्य नहीं करना। यदि आप पूरी तरह से नहीं देखते तो छोटी छोटी चीजें देखकर आप उनको बता सकते हैं या उसको आप खुद भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। हमारा जो पंचांग है ये चंद्र सौर पद्धति पे आधारित होता है। मेनली चंद्रमा को देखा जाता है। चंद्रमा से हमारी सारी तिथियां बनती हैं, तिथियां, वार, ये चीजें बनती हैं। और जो ऋतुओं का वर्णन है ये सारा वर्णन हमारे सूर्य के ऊपर से आता है। इस तरह से उसको चंद्र सौर सिस्टम कहते हैं। चंद्रमा और सूर्य का ये दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं जिससे मुहूर्त बनते हैं। उसी प्रकार से हमारे नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र हैं हमारे। 27 नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन जो होता है, कौन सा नक्षत्र है, शुभ और अशुभ नक्षत्र होते हैं। शुभ नक्षत्रों में कौन से कार्य करने हैं, अशुभ नक्षत्रों में कौन से कार्य करने हैं। तो इस तरह से हम तिथि, वार, नक्षत्र और फिर आता है करण। करण होता है तिथि का आधा भाग। एक दिन में दो करण आते हैं, तो तिथि का आधा भाग है। तो कौन सा करण अच्छा है, कौन सा बुरा है, अपन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उसको लेते हैं हम। करण के बाद हमारे आते हैं योग। तो योगों का वर्णन लेते हैं। कभी भी आपको नया काम शुरू करना हो तो कौन सा करण लेना है, कौन सा योग लेना है, कौन सी तिथि लेनी है, कौन सा वार लेना है, ये चीजें हमें 5 अंग होते हैं पंचांग के। पंचांग शब्द ही 5 अंगों से बना है। और हमारे नए साल के जो है ईयर जो शुरू होता है हिंदू पद्धति का, मार्च अप्रैल के अंदर शुरू होता है नववर्ष हिंदू पद्धति के अनुसार। तो वो ईयर के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे कैसे ये विक्रम संवत कैसे शुरू हुआ उसके बारे में। तो हम जो अगर शुभ समय देख लेंगे तो हमारा व्यापार करने का शुभ दिन देख लें, गृह प्रवेश का शुभ दिन देख लें, व्हीकल कब खरीदना है, गाड़ी कब खरीदना है, उसका शुभ दिन कौन सा है, ये सारी चीजों का आपको ज्ञान हो जाए तो आप जो है अपने कार्यों को सफल कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा, आजकल साइंटिस्ट भी जब रॉकेट छोड़ते हैं चंद्रमा पर तब भी वो मुहूर्त निकाल के ही छोड़ते हैं, अच्छा दिन देखकर ही छोड़ते हैं। तो जितने भी आपने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो बिग विग्स हैं, ये सारे लोग हर कार्य को करने से पहले मुहूर्त जरूर देखते हैं, दिन जरूर देखते हैं, कौन सा दिन, कौन सा समय अच्छा है, उसी समय कार्य करते हैं। तो इसका ज्ञान हम सब लोगों को होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सब लोग ये पंचांग के बारे में जरूर जानकारी लें कि कौन सा कार्य हम कब करें। और ये जानकारी अगर आपको आ जाती है उससे आपके कार्य सारे सफल होते रहेंगे और कार्यों में आपको उन्नति भी मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपके। थैंक यू। ये देखिए एक चार्ट है, इसमें मैंने ये बताया है कि विक्रम संवत, शक संवत और ग्रेगोरियन ये कब कब शुरू हुए और इनका क्या मतलब। आपने देखा होगा, इससे कहते हैं कि साहब विक्रम संवत ये चल रहा है, शक संवत ये चल रहा है, सन ये है। ये कब से स्टार्ट हुए और उसका मीनिंग क्या होता है। विक्रम संवत जो है ये हमारा 57 ईसा पूर्व BCE में शुरू हुआ था, जिसे राजा विक्रमादित्य ने, उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने स्टार्ट किया था। ज्यादातर हम लोग जो संवत देखते हैं वो विक्रम संवत देखते हैं, जो कि 57 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ। और ये जो है इसका कैलेंडर का प्रकार है चंद्र और सौर। चंद्र मतलब चंद्रमा, सौर मतलब सूर्य। सूर्य और चंद्रमा पर आधारित है विक्रम संवत। हमारी हिंदू पद्धति सारी के सारी जो भी गणना करती है ये सारी गणना विक्रम संवत के हिसाब से करते हैं। और इसका जो नववर्ष स्टार्ट होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को स्टार्ट होता है। जब हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, पहला दिन होता है। और इसी से हम अपना हिंदू पंचांग देखते हैं और पर्व देखते हैं, त्योहार देखते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं। और वर्तमान में जो चल रहा है वो विक्रम संवत 2082 चल रहा है, 82 2082 अभी चल रहा है। मार्च के बाद 2083 हो जाएगा, क्योंकि अभी जनवरी है, 2 महीने बचे हैं। इसके बाद हमारा नववर्ष आएगा और वो 2083 कहलाएगा। अभी 2082 चल रहा है। इसी तरह से एक और है शक संवत।
जो कि विक्रम संवत से पहले स्टार्ट हुआ था, 78 ईस्वी पूर्व। ये जो शक राजा हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये भी चंद्र और सौर पे आधारित है। इसका भी जो नववर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। ये राष्ट्रीय कैलेंडर है। और इसका जो शक संवत चल रहा है, 1947। क्योंकि पहले वाला विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था, इसलिए उसका नाम विक्रम संवत पड़ा। संवत मतलब नया साल। शक ने जो स्टार्ट किया उसको शक संवत कहते हैं, वो 1947 चल रहा है। ये भी चैत्र मंथ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को स्टार्ट होता है। और ये ग्रेगोरियन जो है, ये हमारा इंग्लिश कैलेंडर है। ये पोप ग्रेगरी ने, जो 13 है, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये पूरा का पूरा सूर्य पे आधारित है, सूर्य के अनुसार चलता है, ये चंद्रमा को नहीं लेते हैं। और इनका जो नववर्ष है वो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है, जो कि इस समय 2026 1 जनवरी से, इसी महीने से स्टार्ट हो गया है। और ये इंटरनेशनल कैलेंडर है। इंटरनेशनली सारे देशों में यही चलता है, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। 2026 सन ये चल रहा है। और हिंदी जो है 2082 चल रहा है। और ये दो मेन है, जिसको कि हम विक्रम संवत और ग्रेगोरियन ईस्वी वाला, ये हमारे कैलेंडर्स हैं, जिनके आधार पर हम अपना शुभ समय, शुभ दिन, शुभ वार, ये सारी चीजें निकालते हैं, उनकी गणना करते हैं। अब आते हैं कि किन चीजों का हमें देखना है। हमें देखना है पंचांग विक्रम संवत 2082। अब पंचांग है क्या? इनके 5 अंग होते हैं पंचांग के। पहली है तिथि। तिथि जो है, चंद्रमा की जो पोजीशन होती है उसके आधार पर तिथि बनती है। और सेकंड है वार, दूसरा अंग। वार होते हैं सप्ताह के दिन, सबको मालूम है 7 दिन होते हैं, उनके अधिपति भी होते हैं, तो ये 7 दिन है। फिर आते हैं नक्षत्र, जो आकाश में हमारे तारे बने हुए हैं। तारों का ग्रुप जो होता है वो राशियां कहलाता है। और नक्षत्र होते हैं तारे, ये 27 नक्षत्र होते हैं। फिर आता है हमारा चौथा जो अंग है पंचांग का, योग। ये ग्रहों का संयोग होता है। पांचवा है हमारा करण। तिथि का भाग, जैसे घड़ी हमें घंटे और मिनट बताती है, वैसे ही पंचांग हमें बताता है कि समय की गुणवत्ता कैसी है। करण से हम समय की गुणवत्ता को जानते हैं। ये हमारे 5 अंग हैं पंचांग के। इन्हीं 5 अंगों पर हमारा पंचांग पूरा का पूरा आधारित है। इसी से हमारी सारी चीजों का वर्णन निकलता है। अब हम पहला अंग स्टार्ट करेंगे, तिथि। तिथि जो है, ये हिंदू पंचांगों में मास, माह व महीना चंद्रमा के अनुसार होता है। अलग अलग दिन पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। और जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। और जिस दिन पूरा पूरा चंद्रमा होता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। और जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसको हम अमावस कहते हैं। ये जनरल चीज है, सब लोगों को पता है ये। अमावस्या के दिन बिल्कुल चंद्रमा दिखाई नहीं देता, और फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। लगभग 14 व 15 दिनों में बढ़कर पूरा हो जाता है। तो 15-15 के हिसाब से 2 तिथियां हमारे यहाँ बनी हुई हैं। तिथियां एक जैसी ही हैं, 15 दिन की, फिर 15 दिन की। लेकिन एक अमावस की होती है, जिसे अपन शुक्ल पक्ष कहते हैं। और दूसरी जो है कृष्ण पक्ष की होती है, 15 तिथियां। जो 15वीं तिथि होती है वो अमावस या पूर्णिमा कहलाती है। वैसे तिथियां 14 होती है। तो इस प्रकार के जो चक्र हैं, इसके 2 भाग हैं। एक भाग में क्या है, चंद्रमा पूर्णिमा के उपरांत अमावस्या तक घटता है, वो एक भाग है। इस भाग को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का नाम सुना ही होगा आपने। जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटना शुरू होता है तो वह कृष्ण पक्ष, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, काला पक्ष। इस पक्ष में रात के आरंभ में चांदनी नहीं होती। अमावस्या के उपरांत चंद्रमा बढ़ने लगता है, अमावस्या तक घटता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल समाप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता।
और जब अमावस्या आती है उसके दूसरे दिन से चंद्रमा जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक जाता है, इसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो इस तरह से एक माह में हमारे दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। इसे अपन साधारण भाषा में पखवाड़ा भी कहते हैं। और यह जो चक्र है ये 29.5 दिनों का होता है। चंद्रमास व चंद्रमा का महीना कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्ण चंद्रमा वाली स्थिति से अगली पूर्ण चंद्रमा वाली स्थिति में 29.5 दिनों का अंतर होता है। पूरे 30 दिन नहीं होते, 29.5 दिन होते हैं। इसलिए कुछ तिथियां जो हैं हमारी कम दिनों की समय की हो जाती, 24 घंटे से। कुछ तिथियां हमारी अधिक समय की हो जाती। इस वजह से हमारा जो चंद्रमास है 29.5 दिन का है, और ये 30 दिन से कुछ घटकर है। और इस समय के 30वें भाग को, 29.5 दिवस के 30वें भाग को तिथि कहते हैं। एक तिथि एक दिन से कुछ मिनट घटकर भी होती है, और कुछ तिथियां 24 घंटे से अधिक भी होती है। पूर्ण चंद्रमा की स्थिति में जब चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है तो पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाती है और कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से दोनों पक्षों में तिथियां तो 14 होती है, और एक जो है 15वीं पूर्णिमा या अमावस कहा जाता है। अब तिथियां कौन कौन सी होती है हमारी? पूर्णिमा के बाद में हमारा प्रतिपदा आता है, इसे पड़वा भी कहते हैं। फिर द्वितीया, दूज कहते हैं। फिर तृतीया आती है जिसे हम तीज भी कहते हैं। फिर चतुर्थी आती है जिसे चौथ भी कहते हैं। पंचमी आती है, इसे पंचमी कहते हैं। फिर क्या, षष्ठी आती है, इसे छठ कहते हैं। सप्तमी आती है, इसे सातम कहते हैं। अष्टमी आती है, इसे आठम कहते हैं। फिर नवमी आती है, नवमी कहते हैं। फिर दसवीं आती है, फिर दसम कहते हैं इसे। एकादशी, इसे ग्यारस भी कहते हैं। फिर द्वादशी आती है, इसे बारस भी कहते हैं। फिर त्रयोदशी आती है, इसे तेरस भी कहते हैं। फिर चतुर्दशी आती है जिसे चौदस कहते हैं। और फिर अमावस आती है। ये हमारी तिथियों के नाम है। 14 ये, और फिर 14 पूर्णिमा की आती है, पूर्णिमा की, और 14 अमावस की। और एक एक अमावस और पूर्णिमा, इस तरह से 30 तिथियां हमारी मानी गई हैं। और ये इनके नाम हैं। पहले तो लोग इसी नाम से ही बुलाते थे तिथियों को, कि आज छठ है, आज सप्तमी है, आज अष्टमी है। इसी तरह से नाम से ही इनको पुकारा जाता था। और ये जो 30 तिथियां हैं, इन 30 तिथियों को 5 भागों में विभाजित किया गया। नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि। इन 5 के अलावा एक शून्य तिथि भी होती है, जो अलग अलग महीनों में एक एक दो दो आती है। तो मेन ये है 5 तिथियां। इन्हीं के आधार पर, इन दिनों को देखकर, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पुण्य को देख के, नाम से भी काफी कुछ पता लगता है कि तिथि अच्छी है बुरी है। रिक्ता है, अब नेचुरली रिक्त है तो अच्छी नहीं होगी, तो नाम के आधार पर भी पता लग जाता है। इन्हीं तिथियों के नाम के आधार पर अच्छे दिन और इस दिन क्या कार्य करने चाहिए, ये सारे निश्चित किए गए। उसके हिसाब से ही हम सारे कार्य जो है करते हैं। अब देखिए, जैसे नंदा तिथि है। नंदा तिथि जो है ये कृष्ण और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और षष्ठी तिथि कहलाती है। पहली और छठवीं, यही सीक्वेंस चलेगा पूरा का पूरा। पहली छठवीं, दूसरी सातवीं, तीसरी आठवीं, चौथी नौवीं, इसी तरह से पूरा का पूरे 5 के 5 जो हैं तिथियों के डिटेल है। और थर्ड है आपकी 11वीं, 1, 6 और 11। तो ये जो है कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों की पहली तिथि, छठवीं तिथि और 11वीं तिथि नंदा तिथि कहलाती है। इन तिथियों में अंतिम प्रथम घटी या अंतिम 24 मिनट को छोड़कर, जब ये एंड हो रही होती है ये तिथि, तो उसके 24 मिनट को छोड़कर सभी मंगल कार्यों को करना शुभ माना गया है। यानी कि नंदा तिथि शुभ कार्यों के लिए अच्छी मानी गई है। अगर आपको कोई शुभ कार्य करना हो तो नंदा तिथि में कर सकते हैं। और नंदा तिथि है 1, 6, 11।
इसी प्रकार दूसरी है भद्रा तिथि। ये भद्रा तिथि जो है विष्टिकरण में आती है, और ये जो है शनि महाराज की बहन है भद्रा, उसके नाम से रखी गई है ये। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये जो तीन तिथियां हैं, 2, 7 और 12, वैसे ही सीक्वेंस चलेगा जैसे 1, 6, 11 था, अब 2, 7, 12 भद्रा। इसमें पूजा, व्रत जाप, दान आदि सारे कार्य कर सकते हैं। अनाज लाना, पशुधन और वाहन खरीदना शुभ होता है भद्रा में। इसके अलावा अदालती कार्य, शल्य चिकित्सा, चुनाव संबंधी कार्य करना शुभ होता है, लेकिन मांगलिक कार्य नहीं करते। शादी है, विवाह है, आपकी रक्षाबंधन है, होली है, होली जलाने का कार्यक्रम, ये भद्रा के समय पे नहीं करते। जब भद्रा लगती है तो आपने अक्सर पेपरों में पढ़ा होगा कि आज तो सब भद्रा है, रक्षाबंधन पर भद्रा लग रही है, तो इस समय रक्षाबंधन, राखी नहीं बांधी जाएगी, इतने बजे से इतने बजे तक भद्रा है, इसके बाद राखी बांध सकते हैं। ऐसे ही, और अक्सर आती है, रक्षाबंधन पे भी आती है और आपकी होली के दिन भी आती है। तो उसका समय देखना पड़ता है कि भद्रा जो है तिथि कितने बजे से कितने बजे तक है, वो समय छोड़कर मांगलिक कार्य और शुभ कार्य करते हैं। लेकिन दूसरे जो कार्य हैं, पूजा पाठ करना, अदालती कार्य करना, ये भद्रा तिथि में किए जा सकते, तो ये उस समय शुभ होते हैं। मांगलिक कार्य शुभ नहीं होते। फिर आ जाती है आपकी पूर्णा तिथि। पूर्णा जो तिथि है, ये पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, अमावस को ही पूर्णिमा तिथि कहते हैं। अमावस और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि, और इधर पंचमी और दशमी आ जाती है। तो इसमें अमावस को छोड़कर शेष जो तिथियों में सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य करना शुभ है, मतलब पूर्ण फल मिलता है। एक अमावस छोड़नी पड़ती है इसके अंदर, पंचमी, दशमी को, पूर्णिमा को कर सकते हैं। फिर आती है हमारी कौन सी रह गई है, नंदा, भद्रा, पुण्यतिथि सर। पूर्णा तिथि हो गई, शून्य तिथि। जया रिक्ता भी सर। हाँ, जया जया रिक्ता। रिक्ता और रह गई है। हम्म, जया रिक्ता लिखी नहीं है मैंने। हाँ, जया और रिक्ता, ये भी दो तिथियां ऐसी हैं। जया है, ये भी विजय वाली है, इसमें भी जया तिथि में भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, और रिक्ता में मांगलिक कार्य नहीं होता है। रिक्ता तिथि पूर्ण तिथि नहीं मानी जाती, इसी तरह से ये मांगलिक कार्य इसमें नहीं किया जाते। पूर्णा तिथि में मांगलिक कार्य शुभ होते हैं, उसमें कर सकते हैं। शून्य तिथि है, ये 5 प्रकार की तिथियां होती हैं। इन तिथियों में विवाह कार्य वर्जित है, लेकिन अन्य शुभ कार्य कर सकते हैं। विवाह को छोड़कर बाकी शुभ कार्य शून्य तिथियों में किए जाते हैं। और शून्य तिथियां जो हैं, ये चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी होती है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी होती है, क्या कर रहे थे आप? आषाढ़ कृष्ण की षष्ठी तिथि होती है, श्रावण की द्वितीया और तृतीया होती है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा एवं द्वितीया, मार्गशीर्ष की कृष्ण सप्तमी व अष्टमी होती है, और पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी एवं पंचमी, और माघ की कृष्ण पक्ष की पंचमी और माघ की शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, याद रहेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं वो। ये शून्य तिथियां होती हैं, इनके अंदर भी हम अच्छे कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करते। तो ये हमारी 5 प्रकार की तिथियों के कार्य हैं। कब कब करना है, कब कब क्या कार्य करना है, ये हमें अगर ज्ञात होगा, तो ये तिथियों का हम ध्यान रखकर अपने शुभ और अशुभ कार्यों का पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमें कार्य करना है। फिर एक प्रॉब्लम आती है, आपको पता होगा कि हमारा जो दिन है, सूर्य उदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय तक हिंदू पद्धति के अनुसार होता है। हिंदू पद्धति में हमारा जो दिन है, वो सूर्य उदय से लेकर
और सूर्य उदय तक माना गया है, ये आप सब लोगों को पता है। लेकिन कुछ त्योहार ऐसे आते हैं जो कि रात्रि के होते हैं, तो उसमें सूर्य उदय की तिथि को नहीं काउंट करते। जनरली क्या काउंट होती है कि जो तिथि सूर्य उदय पर है वही तिथि पूरे दिन रहेगी। ये एक जनरल हम लोग मानते हैं कि सूर्योदय पर जो तिथि स्टार्ट होती है वही तिथि पूरे 24 घंटे चलती है, उसी तिथि को हम मानते हैं। लेकिन कुछ त्योहारों का अपवाद है, वो ये है जैसे करवा चौथ, चतुर्थी। करवा चौथ और चतुर्थी ये दो तिथियां और भी हैं, ऐसी हैं जिनमें चंद्रमा देख के पूजा होती है। तो जब चंद्रमा उदय हो रहा है उस समय अगर वो तिथि आती है तो उस तिथि को मान्य करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सूर्य उदय पर अगर चतुर्थी स्टार्ट हुई है तो चतुर्थी दिन भर रहेगी। हो सकता है कि दोपहर को चतुर्थी स्टार्ट हुई तो उस दिन की चतुर्थी व्रत उसी दिन रखा जाएगा, या शाम को शुरू हुई 5 बजे, चंद्रमा निकलने से पहले अगर तिथि स्टार्ट हो जाए तो ये तिथियां जो चंद्रमा को पूजा करके करते हैं वो तिथि का उपवास उस दिन किया जाता है। ऐसे करवा चौथ का, करवा चौथ भी चतुर्थी ही होती है, वो भी अगर मान लीजिए 5 बजे शुरू हो रही है और तृतीया है आपकी सूर्य उदय पर, तब क्या होगा, तो उस दिन चतुर्थी मानी जाएगी। और एक होता है तिथियों का क्षय, तिथियां गायब हो जाती हैं। तिथियां गायब इस तरह से होती हैं कि मान लीजिए कोई तिथि सूर्य उदय से पूर्व स्टार्ट होती है, मतलब सूर्य उदय भी हुआ नहीं है, मान लीजिए जैसे आज का 7:15 पे सूर्य उदय है और तिथि स्टार्ट हो गई 7 बजे से, तो कब स्टार्ट हुई, 7 बजे से, और 7:15 पे भी वही तिथि रहेगी, पूरी चलती रहेगी। और दूसरे दिन जो है अ, रात्रि में समाप्त हो गई, तो ये वही तिथि मानेगी जो सूर्य उदय पे आई है। और अगर दूसरे दिन की तिथि 7 बजे समाप्त हो रही है, ठीक है, और उसके बाद अगली तिथि शुरू हो गई सूर्योदय वाली, तो सूर्य उदय वाली मानी जाएगी। लेकिन कोई कई तिथियां ऐसी होती हैं जो सूर्य उदय के बाद शुरू होती है, जैसे 7:15 पे आज का सूर्य उदय होना है और तिथि स्टार्ट हुई 8 बजे, लेकिन मान लीजिए द्वितीय तिथि स्टार्ट हुई 7:15 पर, 7:15 पे सूर्य उदय है, 8 बजे तक रही, लेकिन दिन भर वो द्वितीय तिथि ही मानी जाएगी। तृतीया 8 बजे से स्टार्ट हुई है और दूसरे दिन सुबह 7 बजे समाप्त हो गई है, उसने सूर्य उदय नहीं देखा। जब उसने सूर्य उदय नहीं देखा तो उस तिथि को क्षय तिथि मानते हैं। ये अभी एकादशी पे ये हुआ था, एकादशी तिथि पर क्षय तिथि थी। इस तरह से क्षय हो जाती है। जो तिथि सूर्य उदय नहीं देख पाती, सूर्य उदय के बाद में स्टार्ट होती है और सूर्य दूसरे दिन के उदय होने से पहले समाप्त हो जाती है, वो क्षय तिथि कहलाती है, उसे कहते हैं क्षय तिथि। और एक इसी प्रकार होती है वृद्धि तिथि, जो 2 दिन रहती है एक ही तिथि। वो ऐसी तिथि अगर सूर्य उदय पर 7:15 से पहले 7 बजे स्टार्ट हो गई, उसने सूर्य उदय देखा, मान लीजिए चतुर्थी स्टार्ट हुई सूर्य उदय पर और दूसरे दिन भी सूर्य उदय तक रही, तो दोनों दिन चतुर्थी मानी जाएगी। ये तिथियों का हिसाब किताब रहता है। तो क्षय तिथि भी आती है, वृद्धि तिथि भी आती है, और बाकी मैंने बताया कि कुछ ऐसे त्योहार हैं जिन तिथियों को हम शाम को देख के करते हैं, तो उसका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब सामान्य नियम यह है कि वैदिक पंचांग में, स्क्रीन दिख रही ना मेरी, दिख रही है सर। दिख रही है? हाँ जी। हाँ, एक मिनट। तिथि अपवाद वाली दिख रही सर, तिथि हाँ अपवाद वाली। हाँ, वही तिथि अपवाद वाली है। तो सूर्य उदय के समय जो तिथि प्रचलित रहती है वह तिथि पूरे दिन मानी जाती है। इसलिए अधिकांश व्रत, पर्व और दैनिक कर्म कांड
सूर्य उदय की तिथि से ही किए जाते हैं, जनरल जितने भी होते हैं। लेकिन कुछ विशेष अवसर ऐसे होते हैं जिनका मुख्य संबंध चंद्रमा और रात्रि से होता है, ना कि सूर्य उदय से। इस कारण उन व्रत पर्वों में तिथि का निर्धारण चंद्रमा की गति और रात्रि में पड़ने वाली तिथि के आधार पर किया जाता है। जो मैंने अभी बताया आपको उस हिसाब से है। अब वो कौन कौन सी हैं चंद्र पूजा वाली? जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी, करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, ये सारी रात्रि वाली हैं। जब इन चंद्रमा उदय होने पर ये तिथि होगी तो यही तिथि मान्य रहेगी पूरे दिन। इन पर्वों की मुख्य पूजा रात में होती है, इसलिए नियम है कि पूजा समय में जो तिथि चल रही हो वही मानी जाएगी, चाहे वह तिथि सूर्योदय पर ना हो। ऐसी श्राद्ध का रहता है। आपने देखा होगा इस बार श्राद्ध जो है दो दो पड़ रहे थे, एक दिन में दो दो। अभी जो श्राद्ध गए हैं, क्यों पड़ रहे थे एक दिन में दो दो? क्योंकि श्राद्ध आदि कर्मों का जो आधार है ये भी तिथि प्रधान होता है। क्योंकि जिसकी मृत्यु जिस तिथि पे होती है उसी तिथि पे श्राद्ध किया जाता है। और इसको मध्यकालीन से माना जाता है। जब सूर्य सिर के ऊपर होता है दोपहर के समय, उस समय जो तिथि होती है वो तिथि मानी जाती है। मान लीजिए पंचमी तिथि सूर्योदय पे स्टार्ट हुई और सूर्योदय से पहले स्टार्ट हुई, और छठी तिथि जो है दोपहर को आ गई 11 साढ़े 11 बजे, तो उस दिन छठी तिथि मानी जाएगी, पंचमी नहीं मानी जाएगी अगर श्राद्ध है तो श्राद्ध जो है छठी तिथि का किया जाएगा अगर छठी तिथि 11 साढ़े 11 बजे स्टार्ट होती है। और कभी कभी मध्याह्न काल में दो दो तिथियां आ जाती हैं। मान लीजिए पंचमी तिथि 1 बजे समाप्त हुई और 2 बजे 1 बजे के बाद छठी स्टार्ट हो गई, तो उस दिन पंचमी और छठी दोनों का श्राद्ध होगा। क्योंकि दोपहर तक वो भी रही है पंचमी भी, और दोपहर के बाद छठी ने भी दोपहर देखी है। तो जब सूर्य उदय होता है 12 1 बजे के आसपास, 12 बजे एक आई या 12:15 बजे एक आई, तो 12 और 1 1:30 के बीच में जो दोपहर का समय होता है, मध्याह्न काल जिसे कहते हैं, वो श्राद्ध और पितृ कर्म के लिए वही तिथि काउंट की जाती है। तो वे पर्व और व्रत जहां सूर्योदय की तिथि नहीं बल्कि पूजा समय की तिथि को मान्य किया जाता है। अब शिवरात्रि है, ये निश्चित काल में होती है पूजा, इसकी आधी रात को 4 पहर होते हैं। शिवरात्रि को 4 पहरों के हिसाब से उसकी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी है जो आप रात को 12 बजे होती है। करवा चौथ है 9 10 बजे चंद्रमा निकलता है तब होता है ये। होली है, होली का दहन भी रात्रि रात्रि को ही होता है। दीपावली है, ये भी अमावस की रात्रि मानी जाती है। तो इस तरह से ये सारी जो चीजें हैं इसी के आधार पर चलती हैं। ये हमें जानकारी होना चाहिए कि कौन सा व्रत है, किस चीज का व्रत है। अगर चंद्रमा की पूजा वाला व्रत है तो, और शाम को तिथि आ रही है, तो हम वो उस दिन मानेंगे। और अगर जनरल है तो सूर्योदय वाली मानेंगे। इस तरह से तिथियों का वर्णन जो है हमारा सारा दिया गया है। इस तरह से हम तिथियों की गणना करते हैं। इस तरह से त्योहारों का और सारी चीजों को देखते हैं कि कौन सा तिथि को कौन सा हमें पर्व करना है। उपवास मेन चक्कर होता है उपवास करने का, कि आज किसका उपवास रखा जाए। तो वो उपवास रखने के लिए और ये पूजा पाठ करने की, जैसे शिवरात्रि ये रात को पूजा होगी, तो रात्रि में शिव की पूजा के लिए वो जो तिथि आएगी वही मानने में जाएगी, दिन सूर्योदय वाली नहीं मानेंगे। तो ये तिथियों का कहानियां हैं, तो उसके हिसाब से ही हम लोग सारी वर्णन करते हैं। अब आपको पहर के बारे में बता देता हूं कि पहर कौन कौन से होते हैं। समय का विभाजन किया गया है, 8 पहर माना गया है। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, इस तरह से 8 पहर टोटल होते हैं। और दिन के जो 4 पहर होते हैं ये जो है सूर्य उदय से लगभग 9 बजे तक। पहला पहर जिसमें पूजा, जप, तप, ध्यान, शिक्षा, अध्ययन,
यात्रा का आरंभ, नए कार्य की शुरुआत करते हैं पहले पहर के अंदर। ये सूर्य उदय से लेकर 9 बजे तक एक पहला पहर होता है। दूसरा होता है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसमें अध्ययन, व्यापार, कूटनीति, सभा, धन संबंधित कार्य, सरकारी कार्य के लिए अनुकूल होता है दूसरा पहर। तीसरा पहर होता है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। इसमें भोजन, आराम, लेन देन, वाणिज्य यानी अकाउंट, शारीरिक कार्य, कृषि आदि के लिए उपयुक्त होता है तीसरा पहर। फिर होता है चौथा पहर। ये 3 बजे से सूर्य अस्त तक रहता है। इसमें धार्मिक कार्य, संध्या वंदन, सामाजिक कार्य, सभा, भेंट मुलाकात, व्यापार समाप्ति, यात्रा समाप्ति के लिए उपयुक्त माना गया। तो ये दिन के 4 पहर है। सूर्योदय से 9 बजे तक, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, 3 से सूर्यास्त तक। ये 4 पहर हमारे दिन के हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे आते हैं रात्रि के पहर। इसी प्रकार 4 पहर रात्रि के होते हैं। सूर्य अस्त से रात 9 बजे तक, जहां हम भोजन, परिवार के साथ समय बिताना, गृहस्थ कार्य करना, विश्राम की तैयारी करना। और दूसरा पहर जो है रात्रि का, 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक। इसमें क्या करते हैं हम लोग? गूढ़ विद्या, अध्ययन, साधना, ध्यान, ज्योतिष, तांत्रिक कार्य, लेखन और अध्ययन। ये हमारे रात्रि के दूसरे पहर में होता है। और तीसरा पहर जो है, ये 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मध्य रात्रि कहलाता है। इसमें तांत्रिक कार्य किए जाते हैं, साधनाएं की जाती है तांत्रिक, गहन ध्यान किया जाता है, पराविद्या अभ्यास, देवी उपासना, शत्रु निवारण के कार्य, ये सारे हम रात्रि 12 से 3 बजे तक करते हैं मध्य रात्रि। चतुर्थ पहर होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जिसे, 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना, जप तप करना, योग करना, ध्यान, अध्ययन, शुद्धि, स्नान, आध्यात्मिक कार्य सबसे श्रेष्ठ रहते हैं। ये सारे हमारे जो 8 पहर हैं, सबके लिए कार्य करने को निश्चित किया गया। ये सारे कार्य हम इनमें करते हैं। ये हो ही गया आपका। ये आ जाते दूसरे वार। हमारे 7 वार हैं, सबके देवी देवता बने हुए हैं सातों वारों। सोमवार, मंगलवार, बुधवार जितने भी हैं, यही नाम के हिसाब से इनके देवता हैं। जैसे सोमवार का दिन काफी ऊर्जावान होता है, ये भोलेनाथ का दिन है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन जो है सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। चंद्रमा का दिन है ये। तो इस दिन जो है चंद्रमा से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। चंद्रमा संबंधित कोई उपाय करना, किसी की कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा का उपाय कर रहे हैं तो सोमवार को करें। ऐसी मंगलवार, मंगलवार जो है इसके देवता भी मंगल है, हनुमान जी। तो इसको मंगलामुखी भी कहते हैं। इसके जो कार्य हैं, मंगल से संबंधित सारे कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करना, शस्त्रों की पूजा करना, शस्त्रों का इस्तेमाल करना, ऑपरेशन कराना, ये सारी चीजें हम मंगलवार के दिन कर सकते हैं। फिर आता बुधवार। इसके हैं देवता बुध, बुधदेव युवराज जो हमारे हैं। और गणपति जी, ये भी बुधवार के देवता हैं, विघ्नहर्ता गणपति। तो बुधवार के दिन हम गणपति जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं। और अकाउंट से संबंधित कार्य, लेखन के संबंधित कार्य, ये सारे हम बुधवार को शुभ मानते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा बृहस्पतिवार। हम्म, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के दिन गुरु है इसका। गुरु होने के कारण इनके जो देवता हैं गुरु हैं, विवाह, दीक्षा,
गृह प्रवेश और धार्मिक कार्य, ये गुरुवार को किए जा सकते हैं। शुक्रवार के देवता शुक्र है, शुक्राचार्य शुक्र हैं। विवाह किया जा सकता है। स्त्री सौंदर्य, सौंदर्य के जितने प्रसाधन के सामान है, उनकी दुकान खोल सकते हैं। ब्यूटी पार्लर का शॉप खोली जा सकती है। वस्त्र आभूषण की अगर काम चालू करना है तो शुक्रवार को किया जा सकता है। कला से संबंधित कार्य, फिल्में, आपने देखा होगा जितने भी फिल्में फिल्में लॉन्च होती है सब शुक्रवार के दिन ही लॉन्च होती हैं। तो शुक्रवार का दिन एक्टिंग के लिए, सौंदर्य के लिए, इसके लिए शुभ माना गया है, तो वो शुक्रवार के दिन ही लॉन्च करती है। शनिवार जो है, ये शनिदेव का वार है। स्थायी निर्माण, स्थायित्व की चीजें, सारा जो स्थायी चीजें करनी है आपको, तो स्थायी निर्माण होता है। खेती का कार्य, यंत्र मंत्र दान, ये सारे कार्य शनिवार को किए जाते हैं। फिर आ जाता है रविवार, ये सूर्य का वार है। सरकारी काम जितने भी हैं रविवार कर सकते हैं। राजकीय, राजनीति के काम, राज्य संबंधी काम, प्रतिष्ठा से जुड़े कार्य, ये सारे सूर्य के दिन, रविवार के दिन किए जाते हैं। तो ये हमारे 7 दिन है। सातों दिनों के देवता हैं और इन्हीं देवताओं के आधार पर ये सारे कार्य हम लोग करते हैं। तो ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों के? मैंने आपसे तो कुछ पूछा हाँ ही नहीं अभी तक। तिथि वगैरह, वार वगैरह जो मैं बता रहा हूँ आपको, तिथियों के बारे में जानकारी जी अ, सर, आ रहा है। समझ में आ रहा मीना जी? हाँ जी, आ रहा है सर। सर ये हाँ। निशीथ काल कौन सा होता है? है शाम का। निश शाम का 12 बजे शाम। हाँ, रात का निश्चित काल 12 रात्रि बजे है। तक चलता है। 12 बजे, रात्रि। रात्रि 12 बजे तक चलता है। हाँ, 12 बजे तक चलती है ठीक। रात्रि काल। हाँ, ये जो शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि की पूजा निश्चित काल में ही की जाती है, सूर्य अस्त होने के बाद से लेकर रात्रि 12 बजे तक, ये सारा निश्चित काल में चलता है। तो इसलिए मेरा वर्कशॉप करने का मेन उद्देश्य यही था कि पंचांग की नॉलेज आप लोगों को होना बहुत जरूरी है, जिससे आप तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। किस तिथि को कौन सा कार्य करना चाहिए, किस वार को कौन सा कार्य करना चाहिए। इसी तरह से होता है हमारा एक राहु काल। राहु काल 1.5 घंटे का होता है, हर दिन आता है सोमवार से लेके रविवार तक। तो राहु काल में भी हमें शुभ कार्य नहीं करने होते, राहु काल को भी छोड़ा जाता है। सेकंड आता है हमारा राहु काल के बाद में चौघड़िया। दिन की चौघड़िया होती है और रात की भी चौड़िया चौघड़िया होती है। कि ये चौघड़िया कौन सी है, मैं आपको दिखा देता हूं। गुल्ली। सर ये राहु काल कब आते हैं? मैं राहु काल भी बता देता हूं मैं आपको। पहले राहु काल बता देता हूं मैं आपको। राहु काल का समय निश्चित है। जी। सोमवार को राहु काल आपको सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक 1.5 घंटे का होता है। सोमवार का, हर सोमवार यही समय रहेगा राहु काल का। मतलब ये कि सोमवार को आप सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में कोई अच्छा मांगलिक कार्य या शुभ कार्य ना करें। मंगलवार जो है, दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहता है राहु काल। बुधवार को दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहता है राहु काल। और क्या है, दोपहर को 11:45 से 12:15 एक अभिजीत मुहूर्त भी होता है, जिसमें सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, लेकिन बुधवार को नहीं किए जाते। अभिजीत मुहूर्त एक आता है 11:45 से 12:15 के बीच में। अब चूंकि बुधवार को उस समय राहु काल होता है, इसलिए अभिजीत मुहूर्त उस दिन, बुधवार के दिन मान्य नहीं होता। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक राहु काल रहेगा। शुक्रवार को 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। रविवार को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। राहु काल हमेशा दिन में रहता है, रात्रि में नहीं होता। और इसकी सीक्वेंस देखना है, सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार, मंगलवार, रविवार, ये इसकी सीक्वेंस है।
7:30 से 9, 9 से 10:30, इस तरह से ये चलती है। ये दोनों प्रकार से लिखा है मैंने, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो राहु काल में आचार्य जी आपको शुभ कार्य नहीं करना। आचार्य जी ये एक समय मिनट। है, 1.5 घंटे का समय होता है, हर दिन का होता है, ये 1.5 घंटा छोड़ देना है। आचार्य जी एक बात बताओ, जैसे कोई चौगड़िया में श्रेष्ठ टाइम हो तो इस टाइम में हैं? किसी दिन के चौगड़िया में जो आप राहु काल बता रहे हो इसमें कोई श्रेष्ठ टाइम थोड़ी आता है। बता रहा हूँ, उसका ही बता रहा हूँ मैं, चौगड़िया बता रहा हूँ। और ऐसे ही 1.5 घंटे की आपकी चौगड़िया होती है। दो प्रकार की होती है चौगड़िया, दिन की चौगड़िया और रात की चौगड़िया। ये सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, ये 24 घंटे रहती है। 6 से 7:30 उद्वेग मानी गई है संडे के दिन। अगर ये ऐसा मैच कर रहा है जो आप पूछ रहे हैं, तो वो समय छोड़ देना चाहिए। अब उद्वेग आ रही है 6 से 7:30 रविवार को, जैसे सोमवार को अगर मान लीजिए तो आ नहीं रहा राहु काल। अगर राहु काल और शुभ ये दोनों आ जाए तो वो समय छोड़ना होता है। 7:30 से 9 बजे तक चल रहती है, ये रविवार की बता रहा हूं मैं। 9 से 10:30 तक लाभ रहती है। 10:30 से 12 बजे तक अमृत रहती है। 12 से 1:30 बजे तक काल रहती है। 1:30 से 3 बजे तक शुभ रहती है। 3 से 4:30 बजे तक रोग रहती है। और 4:30 से 6 बजे तक उद्वेग रहती है। अमृत, शुभ, लाभ और चर, ये अच्छी चौकड़ियां मानी गई। सोमवार को अमृत काल बता रहे हो आप, हाँ, 6 से और साढ़े उस सात टाइम हो रहा भी, और हो रहा भी है। है। और सोमवार को इसी समय में हो रहा भी होता है, हो राहु रहा भी काल होता है। सॉरी। हाँ, हो रहा भी नहीं होता है। राहु राहु नहीं सोमवार राहु को काल। पहला हो रहा आपको सोम का ही मिलेगा ना। जब सूर्य उदय होता है, होरा भी उसी से ही स्टार्ट होता है। सोमवार को चंद्र का होरा मिलेगा आपको पहला। मंगलवार को आपको मंगल का पहला होरा मिलेगा। उसी से तो दिन बने हैं। हमारे जो वार बने हैं, ये होरा से ही बने हैं, जो इंटरनेशनल चलते हैं। जो सूर्य उदय पर जो वार होगा, पहली होरा उसी ग्रह की होगी। अगर चंद्र मतलब संडे है तो सूर्य की पहली होरा, सोमवार है तो सोमवार की पहली होरा। इसी तरह से होरा का पूरा सीक्वेंस चलता है। वो भी है, मैं आपको बताऊंगा उसका भी डिटेल। तो ये चीजें रहती हैं। ये दिन की चौगड़िया और रात की चौगड़िया भी इसी तरह से। तो ये चौगड़िया हमें अब देखना क्या क्या चीजें हमें। राहु काल देखना है, चौगड़िया देखना है, होरा देखना है, और दिन देखना है, वार देखना है। ये 4-5 चीजें देखिए, उसकी मैचिंग बनाइए। उसकी मैचिंग बनाकर जो शुभ समय आ रहा है, वो शुभ समय आपको चुनना होगा। ये सर चीजें रहती हैं। जी। सर जैसे सुबह 7:30 तक चौघड़िया रहती है और उस 7:30 बजे से राहु काल भी है मंडे को, तो उस समय को मंडे नहीं को, माना जाएगा साढ़े हाँ सात मंडे, मंडे बजे सात। छोड़ दीजिए ना इसको। सा- नहीं अच्छा सर, छोड़ साढ़े देना सात पड़ेगा। बजे के बाद ही शुरू, 7:30 बजे ही राहु काल शुरू होता है, ये 7:30 बजे तक खत्म ही हो जाएगा ये हो रहा। 7:30 बजे खत्म होगा, लेकिन रोग बस। शुरू हो जाएगा सोमवार को। अगर हाँ। सोमवार की बात कर रहे हैं, रोग शुरू हो गया तो ये वैसे ही चौघड़िया खराब है 7:30 से। नहीं वो सर, 7:20 तक कर सकते हैं ना फिर अपन टाइमिंग, भी अब सात पहले कर बीस तक सकते हो। हो जाए ये काम। पहले पहले हाँ जी, 7:20 सर तक कर आजकल दो। तो ऐप भी आती है, त्रिंक पंचांग आता है, वो डाउनलोड कर दो, उसमें तो साफ पता चल जाता है कि हाँ आपको हाँ, कौन सी चौघड़िया चल रही है, शुभ बिल्कुल है बिल्कुल अशुभ है, मतलब बिल्कुल कि बिल्कुल वो बिल्कुल। सबसे इजी है इतना। हाँ, उससे पता चल जाता है, लेकिन ये कि अपने को जानकारी तो होना चाहिए ना, किस चौघड़िया में क्या काम करना जी 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 जी। है, कौन सी ये चौघड़िया अच्छी चीज है, कौन सी बुरी है। ये चीजें तो आ जाएंगी सर, वो हमें ये पता चलेगा ना मुहूर्त का समय कौन सा अच्छा होता हाँ है ना इससे। हाँ, वो जब निकालना तक पड़ता है। पता इसी नहीं तरह से होगा तब विवाह तक मुहूर्त कैसे। होते हैं। हाँ जी। विवाह मुहूर्त के लिए हमें त्रिबल शुद्धि करना होती है। त्रिबल शुद्धि क्या है? 3 चीजों की शुद्धि करना पड़ती है उसके अंदर, तब जो है विवाह मुहूर्त निकाला जाता है। किस किन चीजों की? सूर्य, गुरु और चंद्र। ये 3 चीजों को देखा जाता है, तब मुहूर्त निकलता है। कन्या की राशि से अगर गुरु दूसरा, पांचवा, सातवां, नवा, 11वां है तो शुभ है गोचर में।
कन्या की राशि में, लग्न कुंडली में जो राशि है वो देखना है। इनको गोचर से देखना है, गुरु, सूर्य और चंद्रमा को। अगर कन्या की राशि से गुरु दूसरा, पांचवा, सातवां, नवा, 11वां है तो ये अच्छा माना गया है। और यदि कन्या राशि से गुरु 1, 3, 6, 10 है तो ये मध्यम होता है। इसमें पीली पूजा लगती है। पीली पूजा कहते हैं, मतलब गुरु की पूजा। तो मध्यम पूजा से ये विवाह कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा से गुरु, कन्या की राशि से गुरु 4, 8, 12 है तो वो अशुभ है। 4, 8, 12 का विशेष योग रहता है इसके अंदर। ऐसी वर में क्या देखना होता है? सूर्य। कन्या में हमने गुरु देखा, वर में सूर्य देखेंगे। वर के लिए वर की राशि से सूर्य बल क्या है? तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां है तो शुभ है। 1, 2, 5, 7, 9 है तो मध्यम है, पूजा लगती है सूर्य की। 4, 8, 12 है तो अशुभ है वर का। और वर और कन्या दोनों का चंद्रमा भी देखना पड़ता है। वर व कन्या का चंद्रमा 3, 6, 7, 10, 11 है तो शुभ है। और अगर 4, 8, 12 है तो अशुभ है। 1, 2, 5, 9 है तो पूजा लगेगी। तो 3 प्रकार की चीजें दी है, शुभ, मध्यम और अशुभ। अशुभ में देखिए 4, 8, 12 आ गए। अब ये मेन चीज ये देख लीजिए, कन्या का गुरु 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए गोचर में। वर का जो सूर्य है 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए गोचर में। और वर और कन्या दोनों का चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो उस दिन का पंचांग में जो शुभ मुहूर्त दिए जाते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके बता सकते हैं। इस तरह से ये चीजें देखते हैं। और ये सारी चीजों का वैसे मैंने ये वर्णन हमारी बुक्स, मेरी बुक्स भी है, 11 बुक्स में लिख चुका हूं। ये पंचांग की बुक भी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये सारी चीजें पंचांग में दी गई हैं। पंचांग में हम कुंडली विश्लेषण सीखे, इसके अंदर मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि पंचांग में से क्या क्या आपको चीजें, जानकारी हासिल करनी है। विवाह मुहूर्त कैसे निकालना है, दुकान का मुहूर्त, मकान का मुहूर्त, गाड़ी का मुहूर्त, जितने प्रकार के मुहूर्त होते हैं सारे प्रकार के मुहूर्त इसके अंदर लिखे हुए हैं। और ज्योतिष के ऊपर ही बुक है मेरी, वैदिक ज्योतिष, ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों का रहस्य। और भी मेरी बुक्स हैं, 10-11 बुक्स हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर है, सरल अंक ज्योतिष है, लाल किताब पर है। काफी जो है बुकें मैंने 10-11 इस पे लिखी हुई हैं। उसकी जो है पूरी डिटेल उसमें दी गई है। और ये जो सिलेबस है आपका पंचांग का, मैं कोर्स भी कराता हूं। तो पंचांग कोर्स का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है। पंचांग कोर्स के बारे में पहला भाग रहता है मेरा। दूसरा रहता है आपके जो 5 अंग हैं, तिथि, वार, करण, ये आ जाते हैं। तिथि, नक्षत्र, योग, करण तीनों आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं आपके भाग 3 में मुहूर्त, अमृत सिद्धि योग कैसे बनता है, सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे बनता है, शुभ अशुभ योग कैसे होते हैं, पंचक क्या होते हैं, अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, ठीक है, वाहन, ग्रह प्रवेश, इन सारे के बारे में, ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ग्रहण काल, पर्व, त्योहार, ये सारी चीजें आ जाती हैं। चौथे भाग में हमारा पाया और पैर बच्चे का कैसा है जो पैदा होता है, राहु काल के बारे में, पंचांग कैसे पढ़ें, अधिक मास क्या होता है, चौघड़िया दिन रात की क्या होती है, मंगल दोष क्या होता है, कुंडली मिलान कैसे करते हैं, विवाह मुहूर्त कैसे निकालते हैं, अन्य मुहूर्त सारे कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी चीजें आते हैं। शुभ अशुभ योग कौन कौन से होते हैं, कृषि और प्राकृतिक जीवन में क्या महत्व है, व्यक्तिगत जीवन में उपयोग, यात्रा कब करनी है, यात्रा शुल्क कौन सा है, नया व्यवसाय कब शुरू करें, वस्तु कब खरीदें, इनका सबका निर्णय पंचांग देखकर ही किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये हमारा ये कोर्स है जिसके चार्जेस मैं लेता हूँ 1999 रुपये। 2 वीक का कोर्स होता है ये, 10 डेज का। क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन की एक वीक में। तो 2 वीक में 10 दिन की क्लास होती है। और कोर्स जो हमारा ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसका समय रहेगा 7:30 से लेकर शाम को 8:30 बजे तक। 1 घंटा की क्लास होती है। तो ये कोर्स है, ये डिजाइन किया गया है, इसमें सारी चीजें जो हैं दी गई हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहें तो ये मेरा नंबर भी दिया गया है, तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। एडवांस देकर 500 एडवांस देकर बुकिंग भी कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। 500 रुपये से बुकिंग कर लीजिए। फिर 12 तारीख को जो कोर्स स्टार्ट होगा, जो लोग करना चाहें बाकी का पेमेंट उस समय भेज सकते हैं।
हाँ राजन जी, आप कुछ बोल रहे हैं। यार 7:30 का टाइम तो बहुत अर्ली है जी, कम से कम 8 बजे तो रखिए टाइम। 8 बजे कर देंगे। हाँ, 8 या सब पहले तो लोग नौ तैयार बजे हो। रख पहले तो 9 बजे रखते थे अब। अब 9 बजे से अब सर्दियां हैं थोड़ी सी इस वजह से 8 बजे से कर देंगे हाँ। जैसा सब लोगों का आपस में उचित होगा, वो तो एक लोगों का बैच बन जाएगा, जो समय सूटेबल होगा उस हिसाब से कर देंगे। हम्म, 8 बजे से चाहे तो 8 बजे कर देंगे। 8 बजे चाहिए तो सर। जो लोग सीखना चाहें, पंचांग कोर्स 10 क्लासेस रहेंगी इसकी, मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, 12 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। तो और इच्छुक हो। सर राशि देखनी, राशि बनानी आ जाएगी इससे हमें, सब कि चीजें, आज सब चीज। वृष राशि का दिन कैसा रहेगा? हाँ, ये सब चीजें आएंगी आपकी। सर सर जी। एक क्वेश्चन है। हाँ। सर आप वैदिक में जैसे जैसे आप ये सब क्लासेस रख रहे हैं तो कुछ महादशा और ये सब कुछ देखने का भी है कुछ आपका? मैं पढ़ाता हूँ, पूरा पंचांग वैदिक पूरी वगैरह? पढ़ाता हूँ। पूरी वैदिक अच्छा, पढ़ाता हूँ, फलित पढ़ाता हूँ, लाल किताब पढ़ाता हूँ। सारे तो कोर्सेज मेरे कंटिन्यू चलते रहते हैं। जैसे फलित है जी हाँ, मीन्स बिल्कुल। ये अपना कुंडली को वैदिक में फलित करना, हाँ, ये भी ये पढ़ाता सब। हूँ। यही अभी राजन जी ने बोला था अभी मेरे को कल परसों ही फोन करके कि साहब फलित वाला कोर्स चालू करो। ये पंचांग के बाद मैं फलित ही चालू करने वाला हूँ। अच्छा। सर इसमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्या? जी हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारी चीजें मिलेंगी। डेली की रिकॉर्डिंग डेली मिलेगी आपको। आप कभी कोई मिस कर जाते हैं क्लास, तो दूसरे दिन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल के लिए रहेगी। तो सर वैदिक वैदिक जो है वो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि जैसे नहीं, फलित स्टार्टिंग से नहीं होगा। फलित उन लोगों के लिए है जो लोग हम्म, वैदिक जानते हैं। फलित तो वै- मतलब प्रोडक्शन करना है ना सारा। हाँ जी उसमें तो कुंडली मतलब लगाते हैं हम लोग। हाँ लेकिन जो आप कह रहे हैं वैदिक जानते हैं वो मतलब कितना वैदिक जानते हो तो जो फलित आप सिखाएंगे अब देखिए, किनको इसमें कई मतलब? कई लोग मेरे से वैदिक सीख चुके हैं, उनका ही कहना था कि फलित कोर्स स्टार्ट करें। तो फलित कोर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। अब वो लोग वैदिक मेरे से सीख चुके हैं पूरी। हाँ राजन जी बैठे बेसिक, हैं। आप बेसिक वैदिक कह रहे हो ना, जी हाँ, बेसिक जो बेसिक वैदिक, बेसिक आना चाहिए। जिसको बेसिक आता हो तो हाँ, वो तो फलित से फलित। वो फलित कर सकता है। भाई, जिसको वैदिक आती है वो तो फलित ही करेगा ना उसके बाद। हम्म। तो वो उसके लिए है जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है। तो बेसिक ज्ञान। उसमें आप फिर सारा जैसे नक्षत्र कैसे हर ग्रह हाँ में हाँ, देख। वो सब चीजें, अच्छा। सब चीजें और बताते हैं। एक्चुअली प्रोडिक्शन कराते हैं, आपसे भी कराते हैं, हम भी करके देते हैं। ओके ओके, तो आप वो कुंडली पे ही सिखाते हैं? कुंडली, हाँ, बताया ना मीन्स मैंने। आप डेमो कुंडली ही लेते होंगे ना? हाँ, डेमो आप लोग ही लाएंगे। आप ही लोग लाते हैं कुंडली। अच्छा अच्छा। आप ही लोग और लगाएंगे, उसके ऊपर प्रोटेक्शन करेंगे सब वो लोग। कितने टाइम का कोर्स होगा सर, कुछ आइडिया? वो तो कंटिन्यू चलता है। ओके, तो सर वो उसमें इंटरेस्टेड थी मैं, तो थोड़ा आप हाँ, मुझे वो भी चालू होगा, इसके बाद ही होगा। पंचांग के बाद। उसकी क्या फीस होगी, थोड़ा आप बताएंगे आइडिया? किसकी? तो यही फलित करने का वो जो अभी आप बताएंगे, वो अभी डिसाइड नहीं किए। डिसाइड करके बताएंगे आप। ठीक सर है सर, और फलित वाला इसमें कोर्स फीस का कितने आपको दिन कोई? का होगा? ये वाला कोर्स पंचांग का, हाँ जी। नहीं, फलित पंचांग का फलित। 10 दिन का कोर्स है। 10 दिन की क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। वो तो है, तो आप हमें अपना वो जहाँ पेमेंट करना है वो वाला हाँ स्कैनर वगैरह जो भी होगा हाँ उसका। हाँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। स्कैनर भी दे देता हूँ आपको, देख लीजिए। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। हाँ जी हाँ जी। ये है, ये नंबर है, ये स्कैनर है। आप ठीक है स्क्रीनशॉट सर, ले आप सकते ग्रुप हैं। में डाल दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा ना? हाँ, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो अच्छा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है सर। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 12 तारीख से स्टार्ट करेंगे मंडे से, और 2 वीक में ही कंप्लीट हो जाएगा। और कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकते हैं। सर ये हाँ। पंचांग में ये भी बताएंगे, जैसे मीना दीदी ने पूछा कि वृष राशि कैसी रहेगी। जैसे कई लोग क्वेश्चन आता है कि मेरा ये साल कैसा रहेगा। वो फिर प्रोडक्शन में आ गया सब। अच्छा, राशियां कैसे निकाली जाती हैं ये सारी मैं बताऊंगा। राशि तो चंद्र राशि से हिसाब से हाँ निकाली हाँ जाती है। हाँ हाँ।
वो तो चंद्रमा जिस राशि में बैठ गया, नहीं जैसे लोग बोलते हैं ना नक्षत्र भी आएगा ना उसमें, नक्षत्र कौन से में है। अच्छा, नहीं नहीं, सर जैसे अखबार में आता है, पेपर में आता है, या ये आज का राशिफल सभी राशियों का। अब राशिफल तो आप वैदिक जानते ही हो, आप तो हाँ खुद जी, ही हाँ निकाल जी। सकते हो। ठीक तरीका मैं बता दूंगा। ठीक सर ठीक। एक और बात मैंने पूछनी थी, जैसे किसी की जिस किसी का डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होता ना, हमें जी, कुंडली का, तो वो पंचांग से उसको देखा जाता है ना? पंचांग से नाम से आ जाता है। अच्छा। नाम से जो शादियों की मैचिंग होती है, नाम से भी मैचिंग है पंचांग में। नहीं शादियां तो एक अलग बात हो गई, एक जैसे कुंडली किसी की नहीं होती है। नाम से देखी जाती है राशि कौन सी है। हम्म। ठीक राशि ठीक है। पर निकाल सकते हैं, कुंडली नहीं बना सकते, राशि निकाल सकते हैं, फिर राशि से राशिफल निकाल सकते हैं। मान लीजिए, ठीक है, अब आज का राहु काल देख लीजिए आप, वो समय हटा दीजिए। चौघड़िया देख लीजिए, अमृत या शुभ है तो शुभ चौघड़िया पे ले लीजिए, अगर राहु काल उस समय नहीं बैठ रहा तो। नहीं तो आपका अभिजीत मुहूर्त आता है 11:15 से लेकर 12:15 बजे तक, वो देख लीजिए। ये चीजें आपको देखकर मैच करना है और मैच करके उसको समय बताना, वही यही निकालते हैं। नमस्कार बाकी सर। क्लास चालू होगी तो उसमें एक एक चीज अलग अलग लेंगे सारी। मैं आपको घर का भी लूंगा, और आपको विवाह का भी लूंगा, आपको गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना, गाड़ी का नंबर कौन सा लेना चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा, कौन सा नंबर उचित है आपके लिए। और कौन सा कार्य करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कौन सा समय उचित है। तो ये सारी चीजें हमारे कोर्स में आएंगी, सारे कोर्स का हिस्सा है, क्योंकि अभी तो सारी चीजें नहीं बता पाएंगे डिटेल में। तो वो कोर्स के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। 10 दिन का कोर्स है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 1999 उसकी फीस है मात्र। आप लोग ज्वाइन करिए, आपको सारी चीजें, सारे सवाल आपके, सारे मुहूर्त निकालना सिखाऊंगा, शादी तक, लग्न तक, फेरे तक, कि लग्न कैसे निकालना, ये सारी चीजें सिखाऊंगा। कैसे पढ़ना है पंचांग, सर्वात सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये सारे योग क्या होते हैं, वो भी एक है। सर्वात सिद्धि योग है तो उस समय कार्य कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र है तो उसके अंदर आप सोना खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें कोर्स के अंदर आएंगी डिटेल। सर सर लगे। इसमें कुंडली मिलान भी आती है क्या? हाँ जी, कुंडली मिलान भी आएगा, बताया ना मैंने। कुंडली मिलान, पूरा अष्टक आपका जो रहता है, 8 जो गुण रहते हैं, वर्ण, सारे 8 के 8, पूरी उसकी डिटेल, और कैसे मिलान करना है, क्या क्या चीजें देखना है, क्या नहीं देखना है, और किस किस चीज का कैसे परिहार होता है। अगर नमस्कार। कोई दोष आ रहा है, नाड़ी दोष है तो नाड़ी दोष का परिहार कैसे होगा, मंगल दोष आ रहा है तो मंगल दोष का परिहार कैसे होगा, ये चीजें भी बताई जाएंगी। भ्रुकुट दोष नमस्कार है तो सर। भ्रुकुट दोष का परिहार कैसे होगा, हम्म, ग्रह मैत्री का क्या करना है, हम्म। ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। पूरे आठों आपके अष्टक वर्ग जो होते हैं, पूरे के पूरे पढ़ाए जाएंगे, मैचिंग करवाई जाएगी, और उसके परिहार भी बताए जाएंगे कि करना ही है शादी सर। तो क्या कर हेलो सकते हैं। सर। जी, नमस्कार सर। हाँ संगीता जी, सर बोलिए। मुझे ये पूछना था ना, जैसे बताते हैं ना ये जैसे कोई रेमेडी करनी होगी, जो प्रतिपदा पे पैदा हुआ है उसका नेचर ऐसे होगा, अगर उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी रेमेडी होगी, तो इस तरह से कुछ बताएंगे आप? नहीं, ये पंचांग में नहीं आता है, अच्छा, वो जैसे कई वैदिक में होता है ना आएगा, कि अच्छा अच्छा। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है। तो वैदिक जी एस्ट्रोलॉजी जी। में सारी चीजें पढ़ाते हैं ये। ओके ओके सर, पंचांग में वो तो आपको आपको शुभ मुहूर्त देखना बताना है बस। मुहूर्त का, अच्छा अच्छा शुभ अच्छा। मुहूर्त कौन जी से जी हैं, जी। कौन सा काम आपको कब करना है, जी जी जी। पंचांग में शुभ मुहूर्त आते हैं। जी जी सर, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी हुआ नहीं क्या? मेरे को बहुत अच्छा लगा था आपका। जी हाँ, जी हाँ, तो वो तो भी वो आप, कब से? हाँ, अब नेक्स्ट चालू करेंगे कोर्स तो आप बता दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बहुत ना। काफी अच्छा लगा था मुझे आपके तरीका जी हाँ, पढ़ाने वाला ना। जी जी, हाँ जी। थैंक ठीक है सर, ठीक है। सर तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सर का तरीके तो हम तो फैन हो चुके हैं सर के। यू। मैं फॉर द नहीं इंफॉर्मेशन नहीं। ऑफ, मैं सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, मैं एस्ट्रो सेज पर आचार्य राजेंद्र कुमार बी के नाम से हूँ। लेकिन फिर मैं सर से जो कोर्स आता है सीखते ही रहते हैं हम सर से। हम तो सर के इतने फैन हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर बहुत गाइडेंस। बढ़िया सर, तो बहुत डाउन टू अर्थ है सर, बहुत यस अच्छा यस यस। करवाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। जी जी। थैंक यू सर, थैंक सर लगे हाथों शादी पढ़ना भी शादी पढ़ना पढ़ना करवाना भी सिखा दीजिए लोगों पढ़ना को। नहीं है, पढ़ना नहीं, वो फिर वो दूसरी चीजें आ जाती है। यू। वो कर्म कांड वाली बातें आ जाती हैं। अभी मुहूर्त निकालना सारी चीजों का, हर चीज का शुभ मुहूर्त। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे, मेरे नंबर नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो कोर्स हम चालू करने वाले हैं। ठीक है सर, नमस्कार सभी लोगों को, धन्यवाद आप लोग नमस्कार पधारे, सर। आते नमस्कार। रहिए। ये थैंक यू वर्कशॉप मैं करता रहता हूँ हर 15 दिन में, अलग अलग विषयों पर। नमस्कार। नमस्कार।